वेलकम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी किस चीज के बारे में, P1 डैश P2 डैश, इनके बारे में देख लिया था। उन दोनों का योग कितने के बराबर था? 0 के बराबर। P1 डैश और P2 डैश दोनों देख लिए थे हमने, उन दोनों का योग 0 के बराबर था, ये भी देख लिया था। और यहाँ पर हमने टोटल एनर्जी E डैश को भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। E डैश हमारे पास कितना आ रहा था? E डैश हमारे पास आ रहा था m1 का स्क्वायर C4 प्लस m2 का स्क्वायर C4 प्लस 2E1 m2 C स्क्वायर, 2E1 m2 C स्क्वायर का रूट, ये आ रहा था यहाँ तक E डैश। इसके बाद हमें दोनों एनर्जी हैं उनको अलग अलग कैलकुलेट करना है, E1 डैश और E2 डैश। इससे पहले ध्यान रखना P1 डैश और P2 डैश को हमने किसकी टर्म में ज्ञात किया था? E डैश की टर्म में ही ज्ञात किया था मेनली। तो यहाँ पर भी हम E1 डैश और E2 डैश इन दोनों को भी कैलकुलेट करेंगे E डैश की टर्म में। क्यों? E डैश की टर्म में कैलकुलेट करने से क्या मतलब है? क्योंकि हमने पहले ही ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है E डैश को, इसलिए हम उनको पहले ही किसकी टर्म में कैलकुलेट करेंगे? E डैश की, क्योंकि वो वैल्यू हमें पहले से ही पता है। तो हेडिंग डाल दो, थर्ड पॉइंट जो था इसमें, सीएम निर्देश तंत्र में E1 डैश व E2 डैश ऊर्जाओं की गणना। E1 डैश व E2 डैश ऊर्जाओं की गणना। और इसमें देखें कि चूंकि वी नो दैट, पहले इधर देखें फिर लिखना, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो ऊर्जा संवेग समीकरण है, ऊर्जा संवेग समीकरण कितनी है हमारे पास, वो लिखते हैं हम E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m नॉट का स्क्वायर C4। ये क्या है? ऊर्जा संवेग समीकरण। ठीक है, इक्वेशन नंबर इस पर डाल दिया हमने 1। ठीक है, इससे हम कौन सी एनर्जी की कैलकुलेशन कर रहे हैं? E1 डैश की कैलकुलेशन करनी है। तो इसको देखते हुए हम E1 डैश निकाल सकते हैं क्या? यानी कि हम लिखते हैं M1 कण के लिए कौन से फ्रेम में? CM फ्रेम में ऊर्जा, यानी कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में जो ऊर्जा है वो कितनी होगी? यहां से हम लिखें E1 डैश हो जाएगा का स्क्वायर, डैश के संगत यहां पर कितना आ जाएगा? डैश ही आ जाएगा। P1 डैश का स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर C की पावर में 4। इक्वेशन नंबर इस पर डाल दिया हमने 2। अब यहां पर E1 डैश हमारे पास आ चुका है, लेकिन वो किसकी टर्म में है? P1 डैश की टर्म में। हमें इसको पूरे को कैलकुलेट करना है, किसकी टर्म में निकालना है? केवल E डैश की टर्म में। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, आने को तो यहीं पर आ गया पहले की तरह ही, लेकिन इसको हम काम करेंगे किसमें चेंज करने का? E डैश में चेंज करने का। तो P1 डैश की वैल्यू हमें पता है कितनी आई थी, क्योंकि जो P1 डैश है वो आया था हमारे पास P1 M2 C स्क्वायर अपॉन में E डैश, इतना आया था, वहां से लिखा है इसको। इसलिए E1 डैश का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? P1 डैश के स्क्वायर की वैल्यू यहां पर डालेंगे तो P1 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर C की पावर में 4 और E डैश का स्क्वायर इतना हो जाएगा, और C की पावर में स्क्वायर, ये सभी हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में M1 का स्क्वायर C की पावर में 4, इतना रहेगा। अब फिर भी ये किसमें चेंज नहीं हुआ है? E डैश में चेंज नहीं हुआ है पूरा, क्योंकि अब भी क्या आ रहा है इसमें? P1 आ रहा है, तो इसको भी हमें चेंज करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें E1 डैश का स्क्वायर इक्वल टू P1 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर C की पावर में 6, ये हो जाएगा, और प्लस में M1 का स्क्वायर C की पावर में 4 और E डैश का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अपॉन में कितना आ जाएगा? ये E डैश का स्क्वायर। यहां तक कंप्लीट करो इसको। यहां तक लिख दो इसको।
अब देखो इसमें क्या काम करना है, क्योंकि P1 और E डैश इन दोनों की वैल्यू हमें डालनी है इसमें, क्योंकि P1 कितना हो जाएगा, P1 का स्क्वायर अगर हम निकालें इसको समीकरण को देखते हुए, P1 का स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, E1 का स्क्वायर माइनस के M1 का स्क्वायर C की पावर में 4। इक्वेशन 1 का उपयोग करते हुए हमने ये लिख दिया, इक्वेशन नंबर इसको डाल दो 3, इसको डाल दिया 3, इसको डाल दिया 4, किसका यूज करते हुए, समीकरण 1 का उपयोग करते हुए ये हमने लिख दिया, उपयोग करते हुए। कौन से फ्रेम में लिखा है ये हमने, लेफ्ट फ्रेम में, क्योंकि बिना डैश के है और बिना डैश के किस में है ये, लेफ्ट फ्रेम में, ठीक है, सीएम फ्रेम में नहीं है। तो P1 का स्क्वायर C स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, E1 का स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर C4, और E डैश के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, M1 का स्क्वायर C4 प्लस M2 का स्क्वायर C4 प्लस 2 E1 M2 C स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। समीकरण 4 और 5 से समीकरण 3 में वैल्यू पुट करेंगे, समीकरण 4 व 5 से समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में अगर हम वैल्यू पुट करें तो इसमें कितनी आएगी हमारे पास वैल्यू, E1 डैश का जो स्क्वायर है, यही चल रहा है, E1 डैश का स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर C स्क्वायर की जगह पर हम डालते हैं वैल्यू, तो कितना बचेगा, M2 स्क्वायर C की पावर में 4 बचेगा, और P1 का स्क्वायर C स्क्वायर की जगह पर हमने डाल दिया कितना, E1 का स्क्वायर माइनस M1 का स्क्वायर C की पावर में 4 प्लस में M1 का स्क्वायर C की पावर में 4 और E1 का स्क्वायर, सॉरी E डैश का स्क्वायर, इसकी जगह पर आ जाएगा M1 का स्क्वायर C की पावर 4 प्लस M2 का स्क्वायर C की पावर में 4 और प्लस में 2 E1 M2 C स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में E डैश, इसी को लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है क्योंकि हमें E डैश की टर्म में ही निकालना है E1 डैश को। तो E1 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 डैश का स्क्वायर इक्वल टू, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो यहां से कितना हो जाएगा, M2 का स्क्वायर C की पावर 4 E1 का स्क्वायर माइनस के M2 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर C की पावर में 8 प्लस M1 का स्क्वायर M1 की पावर में 4 और C की पावर में 8 प्लस M1 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर और C की पावर में 8, ठीक है, प्लस में 2 E1 M1 का स्क्वायर M2 और C की पावर में 6, इतना हो जाएगा अपॉन में E डैश। यहां तक लिखे इसको, कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रही है क्या इसमें, देखो M1 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर C की पावर 8, ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इसको हम E1 डैश का जो स्क्वायर है वो हमारे पास कितना आएगा, M2 का स्क्वायर C की पावर में 8 E1 का स्क्वायर प्लस में M1 की पावर में 4 ये नहीं आएगा यहां पर, M1 की पावर में 4 C की पावर में 8, ठीक है, और प्लस में 2 E1 M1 का स्क्वायर M2 और C की पावर में 6, इतना हो जाएगा, अपॉन में कितना चल रहा है E डैश, तो E1 डैश का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, नीचे इस चीज का ध्यान रखना,
यहाँ पर हमने जो वैल्यू पुट की है ये ई डैश के स्क्वायर की है, नीचे ई डैश का स्क्वायर चल रहा है सभी में, एलसीएम में ई डैश का स्क्वायर चलेगा, ये मिस्टेक हो रही है उसको सही कर लेना। ई डैश का स्क्वायर चल रहा है सभी में और वहां पर ई डैश के स्क्वायर की वैल्यू रखी थी। अब ये कितना हो जाएगा, देखो इसका रूट करते हैं तो कितना आएगा, E1 M2 C स्क्वायर, ठीक है। इसका रूट करते हैं तो M1 का स्क्वायर प्लस में M1 का स्क्वायर C की पावर में 4, इसका होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या इसको, 2 E1 M1 का स्क्वायर M2 और C की पावर में 6, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से लिख दिया हमने अपॉन में e डैश का स्क्वायर। तो यहां से e1 डैश का जो स्क्वायर है वो हमारे पास कितना आया, e1 डैश का जो स्क्वायर है वो हमारे पास कितना आया, m2 c स्क्वायर e1 प्लस m1 का स्क्वायर c की पावर में 4 अपॉन e डैश का स्क्वायर, इतना आ गया हमारे पास ये। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर E1 आ रहा है। अब E1 को हमें चेंज करना होगा E डैश की टर्म में, तो कैसे कर सकते हैं, चूंकि E1 और E डैश का रिलेशन क्या होता है पढ़ा था, E डैश इक्वल टू कितना है, M1 का स्क्वायर C4 प्लस M2 का स्क्वायर C4 प्लस 2 E1 M2 C स्क्वायर, ये था E डैश का स्क्वायर। हमें E1 की वैल्यू चाहिए, तो E1 की वैल्यू यहां से किस तरह से निकाल सकते हैं हम, E डैश का स्क्वायर माइनस के m1 का स्क्वायर c की पावर 4 माइनस के m2 का स्क्वायर c की पावर में 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 m2 c स्क्वायर इक्वल टू कितने के बराबर होगा, ये E1 के बराबर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर इसको डाल देना 6 और इसको 7, क्योंकि हमें ई डैश की टर्म में ही निकालना है। जब तक ई डैश नहीं आएगा पूरा तब तक उसको चलाते रहेंगे। लिख लें उधर का, आगे भी ऐसे ही डेरिवेशन आने वाले हैं लेंदी। ये पूरा डेरिवेशन लगभग 3 से 4 लेक्चर में चल रहा है एंड इसी पर जाकर होगा, इसका लास्ट चल रहा है ये, ठीक है। और जो थर्ड यूनिट है आपकी उसमें भी लेंदी आपके टॉपिक रहेंगे, वो पूरे डेरिवेशन है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। E1 की वैल्यू यहां पुट करनी है, तो लिखेंगे समीकरण 7 से मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 7 से अगर हम वैल्यू पुट करें समीकरण 6 में, कितनी वैल्यू आएगी यहां से, E1 डैश का जो स्क्वायर है, E1 डैश का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, M2 C स्क्वायर। E1 की वैल्यू यहां से पुट कर दी हमने, कितना, E डैश का स्क्वायर माइनस के M1 स्क्वायर C की पावर 4 प्लस माइनस के M2 का स्क्वायर C की पावर में 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 M2 C स्क्वायर, ये हो जाएगा। और प्लस में M1 का स्क्वायर C की पावर में 4, तरीके से चलते रहो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो E1 डैश का जो स्क्वायर है वो E डैश की टर्म में निकल गया। अब सभी कांस्टेंट हैं, ये सभी ब्राह्म द्रव्यमान है, M1 M2 और C सभी कांस्टेंट हैं, केवल क्या बचा है इस पूरी समीकरण में, E डैश बचा हुआ है। अब जाकर हमारा ये कंप्लीट हुआ है, तो M2 C स्क्वायर से M2 C स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा हमारे पास E1 डैश का स्क्वायर माइनस M1 का स्क्वायर C की पावर में 4 माइनस M2 का स्क्वायर C की पावर में 4 प्लस में 2 एलसीएम लिया, 2 यहां पर आ जाएगा M1 का स्क्वायर C की पावर में 4 और जो 2 एलसीएम लिया है उसका नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा। तो E1 डैश का जो स्क्वायर है वो हमारे पास कितना बचेगा, 2M1 C स्क्वायर, एक C की पावर 4 है तो E डैश का स्क्वायर एक जाएगा प्लस में M1 का स्क्वायर C की पावर में 4 और माइनस के M2 का स्क्वायर C की पावर में 4, ये बचेगा E1 डैश अपॉन में 2 E1 डैश का स्क्वायर नहीं चल रहा है, ध्यान रखना। यहां तक होल स्क्वायर लिख दिया था तीनों में, इसको हटा दिया क्योंकि दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया है, ठीक है। E1 डैश, सॉरी मिस्टेक हो गई थी, E1 डैश इक्वल टू, यहां पर भी स्क्वायर नहीं आएगा, E1 डैश
और ये भी E1 डैश, इतना चलेगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर इस पर डाल देना 8, करो कंप्लीट। यहां तक कुछ देख लेना मिस्टेक नहीं हो स्क्वायर वगैरह की। विमीय सूत्र से भी आप जांच कर सकते हो। E1 डैश ऊर्जा की विमा है, यहां पर भी ऊर्जा की विमा है, तो ऊपर ऊर्जा के स्क्वायर की विमा होनी चाहिए। ऊर्जा का स्क्वायर, ऊर्जा का स्क्वायर, ऊर्जा का स्क्वायर, mc स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है एक तरह से, तभी एक ऊर्जा से एक ऊर्जा की विमा कट के ऊर्जा की विमा ही हमें मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आप सूत्र की जांच कर सकते हो। तो आप E1 डैश से निकाल लिया हमने, इसी तरह से E2 डैश निकाल सकते हो। क्या E2 डैश, क्या पूरा काम करना पड़ेगा क्या है इतना E2 डैश के लिए जितना हमने किया था? नहीं, इतना काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बताओ? क्योंकि हमारे पास E डैश है, तो E डैश क्या काम करेगा देखो, क्योंकि E डैश इक्वल टू क्या है E1 डैश प्लस E2 डैश, हमें चाहिए कितना E2 डैश, तो E2 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा E डैश माइनस के E1 डैश, तो E डैश माइनस के E1 डैश की वैल्यू यहां पर डालनी है, E1 डैश का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर c की पावर 4 माइनस M2 का स्क्वायर c की पावर में 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 2E डैश, ये हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 2E डैश का स्क्वायर माइनस के E1 डैश का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर c की पावर 4, तो माइनस में हो जाएगा ये भी, और ये प्लस में हो जाएगा M2 का स्क्वायर c की पावर में 4 अपॉन में 2E डैश, ये बचेगा, एक जाएगा तो E डैश का स्क्वायर, ये माइनस प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, M2 स्क्वायर c की पावर 4 माइनस के M1 का स्क्वायर c की पावर में 4 अपॉन में 2E डैश इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास E2 डैश, ये आएगा। तो कितना अंतर आया, इन दोनों प्लस माइनस में डिफरेंस आया कि E1 में M2 वाला माइनस है और E2 में M1 वाला माइनस है, उल्टा है। ये ध्यान रखना कौन सा माइनस होगा, ये मेन फॉर्मूला है आपके, इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 कंप्लीट करो यहां तक। लिखना है इसके आगे, समीकरण 8 एवं 9 सीएम फ्रेम में, समीकरण 8 एवं 9 सीएम फ्रेम में दोनों कणों की ऊर्जाओं को व्यक्त करते हैं, दोनों कणों की ऊर्जाओं को व्यक्त करते हैं, दोनों कणों की ऊर्जाओं को व्यक्त करते हैं। तो सारी चीजें हमने निकाल ली, देखो एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। हमने दो फ्रेम माने थे, एक तो लैब फ्रेम जो कि स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी भी कण की स्थिति को व्यक्त करते हैं, एक है हमारे पास सीएम फ्रेम। तो सीएम फ्रेम में हम किसी भी कण की जो स्थिति है उसको द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष देखते हैं कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वो कण गति कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। तो दूसरा फ्रेम था लैब फ्रेम, सॉरी सीएम फ्रेम, जो कि बीसीएम वेग से उसका केंद्र, द्रव्यमान केंद्र जितने वेग से गति कर रहा था उतने ही वेग से हमने उस फ्रेम को भी गति करा दिया। मतलब इसके अंतर्गत द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो कितना था, 0, इसलिए इसका पीसीएम कितना हो जाएगा, संवेग m इंटू बीसीएम से, m इंटू बीसीएम से ये कितना हो जाएगा 0। तो इसलिए हम बोल रहे थे इसको सीएम फ्रेम को शून्य संवेग निर्देश तंत्र, क्या बोल रहे थे इसको, शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी बोल रहे थे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम दोनों कणों की जो ऊर्जा है उनको मान रहे थे हम E1 E2 P1, इसमें संवेग और इसमें संवेग P2 0 था। ठीक है, टोटल एनर्जी इसमें E थी और टोटल संवेग इसमें P था। इस तरह से इसमें मान रहे थे हम E1 डैश E2 डैश
दोनों से टोटल एनर्जी ई डैश, इसी तरह से P1 डैश, P2 डैश, P2 डैश और दोनों से रिलेटेड कुल संवेग P डैश, इस तरह से मान रहे थे। इन सभी चीजों को हमें निकालना था। तो टोटल संवेग तो कितना था यहाँ पर, शून्य, क्योंकि शून्य संवेग निर्देश तंत्र था, सीधा सीधा जीरो हो गया था। यहाँ पर हमने ई डैश की कैलकुलेशन की थी सबसे पहले, फिर उसके बाद P1 डैश और P2 डैश निकाला था और इन सभी का यूज करते हुए, इन तीनों का यूज करते हुए हमने E1 डैश और E2 डैश को भी वहां से कैलकुलेट किया, जिनकी वैल्यू हमारे पास ये आई, E1 डैश और E2 डैश। ठीक है, ये पूरा इस तरह से था टॉपिक। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।